ओके, गुड इवनिंग। देखो, लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल की रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। अल्कोहल का एक लास्ट पार्ट हमारे पास है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जिनमें सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड आता है मीथेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है CH3OH। इस कंपाउंड को हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट बिकॉज it was first prepared by destructive distillation of wood। फर्स्ट टाइम मीथेनॉल को वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया था, और इसीलिए इस कंपाउंड को हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 एट 573 to 673 केल्विन। तो यहां से फॉर्मेशन होता है CH3OH का। ये जो गैस है आपके पास, इस गैस को हम सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये जो गैस है ये काम आती है सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल के। तो ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है। फर्स्ट मेथड इसका डिस्टिलेशन था, और इसीलिए इसे हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। इट इज कलरलेस लिक्विड। एक तो कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 337 केल्विन। हाईली पॉइजनस होता है नेचर में। तो लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है, हाईली पॉइजनस होता है नेचर में, और इसीलिए इसे हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल बनाने के काम में लेते हैं। हाँ, तो देखिए, एक तो कलरलेस लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 337 केल्विन। हाईली पॉइजनस होता है नेचर में। इट्स स्मॉल कंजप्शन कैन कॉज blindness and up to death also।
तो मीथेनॉल आपका बहुत ज्यादा पॉइजनस है. स्मॉल कंजप्शन कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड एक्सेसिव कंजप्शन कैन कॉज इट्स डेथ. मेनली से हम पेंट एंड फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के काम में लेते हैं. यूज्ड टू फॉर्म पेंट्स, वार्निश एंड फॉर्मेल्डिहाइड. तो ये हमारा फर्स्ट एल्कोहलिक कंपाउंड है मीथेनॉल. सेकेंड कंपाउंड की यदि हम बात करें मीथेनॉल के बाद, तो सेकेंड हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है इथेनॉल, C2H5OH. इसे हम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं. देखिए इसे प्रिपरेशन करने का मेथड है, इंडस्ट्रियली मेथड होता है इसका प्रिपरेशन का, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुगर है आपका C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है. जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6. और इसके लिए जो एंजाइम होता है आपका, इस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज. इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे हमें मिलेगा एक तो ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज. इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जिससे हमें मिलेगा यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. एंड फर्दर यदि हम इन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को भी फर्मेंटेज कर दें C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज, जाइमेज की प्रेजेंस में इसे फर्दर फर्मेंटाइज कर दिया जाए, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं आपकी इथेनॉल के अंदर और साथ में फॉर्म होती है CO2. सबसे पहले जो शुगर है, शुगर को हम यहाँ मोलास भी नाम देते हैं. इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, जिससे आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होता है. और फिर हम फर्मेंटेशन करते हैं ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज. यहाँ से हमें मिलता है इथेनॉल. तो ये इथेल का इंडस्ट्रियल मेथड है. ये भी आपका एक कलरलेस लिक्विड है. और इसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल से थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज 351 केल्विन. इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से ज्यादा है, 351 केल्विन. ये भी आपका एज ए सॉल्वेंट काम आता है इन पेंट इंडस्ट्री. तो देखिए ये आपने देखा मीथेनॉल और इथेनॉल, इन दोनों कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसे हम नाम देते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल. ऑलरेडी आप सभी ने 10th में इसका नाम सुना होगा, डीनेचुरेटेड अल्कोहल. दैट इज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस मीथेनॉल. बेसिकली होता क्या है, जो इथेनॉल होता है इससे मेनली जो भी लोग होते हैं ड्रिंकिंग पर्पज में काम लेते हैं. तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी लेबर्स वगैरह है वो उसे ड्रिंकिंग में काम ले लेती है. और इसी कंजप्शन को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज क्या करती है, इसमें मीथेनॉल को मिक्स कर देती है. मीथेनॉल को मिक्स करने पर ये बन जाती है डीनेचुरेटेड अल्कोहल. ये आपकी हाईली पॉइजनस है. यदि इसका कंजप्शन होगा तो ऐसे में इससे ब्लाइंडनेस और डेथ दोनों चीजें हो सकती है. इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं. क्लियर है बात सभी को, ये दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन मेथड्स? किसी को दिक्कत?
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ईथर्स। देखो ईथर का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है ROR, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ईथर। जैसे आपके पास CH3OCH3 हो सकता है, CH3OC2H5 हो सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर्स आएंगे। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हमारे पास दो तरह के ईथर होते हैं, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल ईथर और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। एक तो आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है दोनों ग्रुप यदि आपके आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं दोनों तरफ, तो उस तरह के ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। दोनों ग्रुप आपके आइडेंटिकल होंगे, जैसे CH3OCH3, C2H5OC2H5। तो ये तो है सिमेट्रिकल ईथर। और दोनों तरफ के ग्रुप यदि अलग अलग है तो इस तरह के ईथर्स को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे आपके पास हो गया CH3OC2H5 या फिर CH3O, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स है। देखो हम यदि बात करें, जैसे मेरे पास CH3OCH3 है, तो दो तो बॉन्ड पेयर है और दो लॉन पेयर है। क्या हाइब्रिडेशन होगा इसका? इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन? sp3। दो बॉन्ड पेयर है और दो लॉन पेयर है। अभी देखिए मैक्सिमम यदि sp3 के एंगल की मैं बात करूं तो कितना हो सकता है मैक्सिमम एंगल? क्या मैक्सिमम एंगल 109 डिग्री हो सकता है? लेकिन इसका एंगल आपके पास होता है 110 डिग्री। इसका एंगल कितना होता है? 110 डिग्री। sp3 हाइब्रिडेशन में मैक्सिमम 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, लेकिन ये इससे भी क्रॉस कर जाता है। और इसका रीजन है द रिपल्शन ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स। बल्कि ग्रुप रिपल्शन इस बॉन्ड एंगल को इतना ज्यादा ओपन कर देता है कि ये 109 डिग्री 28 मिनट्स को भी क्रॉस कर जाएगा एंड इट विल बिकम 110 डिग्री। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ बल्की ग्रुप्स, एंगल विल बी मोर देन लॉन पेयर रिपल्शन होगा, लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग ये रिपल्शन है। लॉन पेयर रिपल्शन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स, एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाता है और ये एंगल हमारे पास आ जाता है 110 डिग्री। यदि हम एक बात करें IUPAC स्ट्रक्चर्स की, तो जहां भी ईथर होगा वहां पर हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सी। जैसे देखो आपके पास इस तरह का ग्रुप है
तो दोनों तरफ एक ही जैसे कार्बन है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने सपोज इससे ले लिया पहले प्रीफिक्स लिखने के लिए, तो ये हो गया मिथॉक्सी। क्या नाम हो गया इसका? मिथॉक्सी। यहाँ एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी मीथेन। यदि मेरे पास ऐसा कुछ है, एक तरफ बिगर है और एक तरफ स्मॉलर है, तो ऑलवेज सबसे पहले मैं प्रीफिक्स लिखने के लिए काम में लूंगा जो मेरे पास स्मॉलर ग्रुप है उसका। दोनों में कहां पर स्मॉलर है बताओ, क्या नाम होगा उसका? हाँ, इसे हम लिखेंगे मिथॉक्सी इथेन। देखो इस वाले को पहले लिख देंगे तो नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी इथेन। चलिए और भी देखते हैं कुछ कंपाउंड्स इसके। जैसे आपको दे दिया गया है, देखिए इसका यूपीसी नाम क्या आएगा? नहीं, पहले आपको स्मॉलर वाले को लिखना है। ओके, देखिए नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 1,3 पर आ जाएगा आपका मिथॉक्सी।
1,3 डाइमिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये 1 है और ये 2 है, दोनों पे 2 मिथॉक्सी लगे हुए हैं। 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। नंबर 3। अच्छा बताओ, मिथॉक्सी फर्स्ट पर आएगा या सेकंड पर आएगा? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी, 1 और 2? नहीं, मिथॉक्सी आपका सेकंड पर आएगा, ये 1 पर आएगा। देखो 1 पर क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के दोनों ही प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। आपको याद होगा नंबरिंग का रूल क्या था, जहां पर ज्यादा साइड चेन्स आती उसे हम पहले नंबरिंग में लेते हैं। जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम हमेशा उसे पहले रखेंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स आपके पास। तो यहाँ पर 2 मिथाइल है, इसलिए मैं इसे पहला कार्बन नाम दूंगा और इसे दूसरा कार्बन नाम दूंगा। लिखो नाम क्या आएगा? नाम आएगा आपके पास 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सॉरी, मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा इसमें देखो 3 कार्बन की पेरेंट चेन है आपके पास, 1 2 3। 2 पर मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें देखिए इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड को हम एक नाम से और जानते हैं, एनिसॉल। दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एनिसॉल और मिथॉक्सी बेंजीन नाम है इसका आईयूपीएच। इसमें आप देखिए यहाँ मिथॉक्सी है, यहाँ इथॉक्सी है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथॉक्सी 1 2 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी बेंजीन, ये नाम आएगा 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी बेंजीन। बताइए कोई भी नाम किसी को नहीं समझ में आया है तो, कोई भी आईयूपीएसी यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। थर्ड में यहाँ पर 2 साइड ग्रुप है और यहाँ एक ही साइड ग्रुप है। नंबरिंग में हमेशा उसे पहले लेते हैं जहां पर नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है। तो 1 पर ये आएगा, 2 पर ये आएगा। 1 पर 2 मिथाइल गए आपके और ये 2 पर आ गया है। अल्फाबेटिकली ये मिथॉक्सी है आपके पास, तो 2 पर मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये प्रीफिक्स होता है। मिथॉक्सी इज ए प्रीफिक्स नॉट सफिक्स। मिथॉक्सी को भी हम जैसे क्लोरो ब्रोमो को डील करते हैं वैसे मिथॉक्सी को डील किया जाता है। वो ओपन कंपाउंड्स के लिए था रूल। देखो इसके अलावा कुछ आपके पास साइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं। ये आपके पास साइक्लिक ईथर है, इसे हम बोलेंगे इपॉक्सी इथेन। इस तरह के कंपाउंड आपके पास साइक्लिक होते हैं और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इपॉक्सी इथेन, या इन कंपाउंड्स को ऑक्सीरेन भी बोला जाता है। दिस कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सीरेन।
ऑक्सीडेंट जैसे कॉमन नेम है ईथर्स का, साइक्लिक ईथर्स का नेम है ऑक्सीडेंट। CH2 इस तरह का दे दिया आपको, तो इसको हम नाम देते हैं इपोक्सी 1,3 प्रोपेन। 1,3 इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कार्बन से लिंक है ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड्स को भी नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इपोक्सी साइक्लिक ईथर्स में यूज करते हैं। तो ये हमने बात की IUPAC nomenclature of ethers. Next is method of preparation. Method of preparation के पास Williamson ether synthesis. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास पहला मेथड आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो इसमें हमारे पास एक तो न्यूक्लियोफाइल होगा, साथ में हम ये काम में लेंगे अल्काइल हैलाइड। एक तो आपके पास इस तरह से न्यूक्लियोफाइल है और एक है अल्काइल हैलाइड। जब रिएक्शन कराई जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन से इस आर के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका एक लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। फॉर्मेशन होगा ROR प्लस NaX। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म ईथर्स। बट इसके पॉइंट्स यदि हम देखें, एक तो ये SN2 रिएक्शन है आपकी, इसका मतलब जो हैलाइड है आपके पास RX, ये कैसा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। हैलाइड शुड बी लेस हिंडर्ड। हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री। हैलाइड्स आपके पास 3 डिग्री नहीं होने चाहिए, अदरवाइज
elimination reaction will there and a alkene will be formed. आपके पास जो हैलाइड्स हैं रिएक्शन में वो 3 डिग्री नहीं होने चाहिए। 3 डिग्री यदि होंगे तो ऐसे में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और वो आपका अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसका एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, जैसे आपके पास आपको ये कंपाउंड फॉर्म करना है इससे, तो ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन तो ये होगा मेरे पास, या तो ये न्यूक्लियोफाइल हो और ये सबस्ट्रेट हो, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास होगा मैं इस हैलाइड को और इस न्यूक्लियोफाइल को कम में लूं। अब इन दोनों में से हमें बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है। आपको ध्यान रखना है हैलाइट शुड नॉट बी 3 डिग्री, ये नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपके पास फर्स्ट आएगा। फर्स्ट वाला मेथड आपका प्रेफरेबल मेथड है, सेकंड मेथड हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 3 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड आपका एलिमिनेशन शो कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन के बजाय। तो ये भी यार, और यहां से कैच निकल जाएगा आपका, ये बन जाएगा इससे। तो जो हमें चाहिए था वो तो फॉर्म नहीं हो रहा है, इंस्टेड ये बन जाएगा इसमें। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री हैलाइड हमें यूज नहीं करने। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। दूसरे इसी में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको ये फॉर्म करना है, इसके लिए बेस्ट मेथड पूछा जाएगा। तो अब जब पूछा जाए कि इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड आपका प्रेफरेबल है, तो अगेन यहाँ भी फर्स्ट रहेगा, सेकंड इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो बीआर को निकलना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं, पहले मेथड को प्रेफर करते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 है आपका। तो ये पहली रिएक्शन है आपका ईथर फॉर्मेशन की, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सेकंड, यदि हम सेकंड की बात करें, रिएक्शन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O से हम रिएक्शन कराएंगे, तो मैं 2 मोल ले रहा हूं। तो देखो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी पीपीटी फॉर्मेशन है। जैसे मेरे पास है CH3Cl, इसके 2 मोल ले लिए और ये है Ag2O। तो Ag क्या करेगा, इस क्लोराइड के कंबाइन होकर एक पीपीटी बना लेगा, 2 मोल तो आपको AgCl मिल जाएंगे, और बाकी जो अल्काइल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, CH3OCH3। इस तरह से ईथर फॉर्म हो जाएगा। ये जो Ag2O मैं ले रहा हूँ, Ag तो Cl के साथ कंबाइन हो गया, Ag2O 2 Ag है तो 2 Cl ले लेगा, AgCl बन गए। तो बाकी दोनों CH3 इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ईथर फॉर्म कर देता है। अच्छा, यदि सपोज आपको मैंने यहाँ ड्राई दे दिया है, लेकिन यदि मैंने इसके मॉइस्ट दे दिया होता आपको, इसकी जगह यदि मैं मॉइस्ट आपको दे देता, तो बताओ क्या आंसर होता आपका इस केस में? हाँ, इस केस में आंसर आपके पास आता है एल्कोहल, क्योंकि मॉइस्ट का मतलब है AgOH। मॉइस्ट होने का क्या मतलब है, वाटर में है, और Ag2 को यदि हम वाटर में डाल दे तो इसका मतलब AgOH है, वो मतलब आपके पास न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, और ऐसे केस में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल।
तो इस चीज का ध्यान रखो ना, एल्कोहल बनाना है तो मॉइस्ट Ag2 का हम यूज करेंगे, जबकि ईथर फॉर्म करना है तो हमें ड्राई Ag2 का यूज करना होगा। बताइए किसी को डाउट इसके अंदर? ओके, नंबर थर्ड रिएक्शन हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जैसे देखो मेरे पास इथेनॉल है, इसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहा हूं एट 443 केल्विन, और मैं इसे थोड़ा लेस टेम्परेचर 413 केल्विन पर काम में ले रहा हूँ। एक बार मैंने 443 पे किया और एक बार 413 पे किया, बताओ क्या प्रोडक्ट होंगे ऊपर और नीचे दोनों में, क्या प्रोडक्ट आने वाला है? हाँ, फर्स्ट में तो बन जाएगा इथिन, डिहाइड्रेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट होगा। और सेकंड में जब हम टेम्परेचर कम ले रहे हैं तो ये SN2 रिएक्शन होती है, इसमें इसके दो मोल यूज होते हैं और ये फॉर्मेशन देता है हमें ईथर का। तो लेस टेम्परेचर पर SN2 रिएक्शन से ईथर फॉर्म होता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होगी और एलिमिनेशन से फॉर्म होगा अल्कीन का। इसकी मैकेनिज्म भी हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एलिमिनेशन होता है, कहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, अप टू 2 और 3 कार्बन्स ethers are gas, but more than it they are volatile liquids। तो 2 और 3 कार्बन तक आपके पास ईथर्स गैस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यदि इससे ज्यादा कार्बन होंगे हमारे पास तो धीरे धीरे वो वॉलेटाइल लिक्विड फिजिकल स्टेट कंटेन करेंगे। सेकेंड, ईथर्स आर लेस पोलर। ईथर्स की जनरली पोलरिटी कम होती है, हेंस विल बी लेस soluble इन वाटर, और इसलिए वाटर में भी लेस solubility शो करता है, क्योंकि वाटर आपके पास पोलर है और ईथर से लेस पोलरिटी शो करता है। नंबर थर्ड, ईथर्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस their boiling point is lesser than their corresponding alcohols। ईथर्स आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं और इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स के कंपेयर में कम होता है।
तो ये हुई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स की। नेक्स्ट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद HI। देखो इसमें भी हमने देखे थे इसके क्वेश्चंस। यदि आपके पास 3 डिग्री कहीं भी कार्बन होगा ईथर में, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN1, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो आपके पास होता है SN2, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है I- वो उस कार्बन पर ऐड होगा जिस पर कम हिंड्रेंस है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, HI, तो देखिए प्रिपरेशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले H का अटैक होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि इस पे लॉन पेयर्स है, तो ये बनाएगा। अब दोनों साइड 1 डिग्री है, तो इसका मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 है, तो I- आपका जो लेस हिंडर्ड है उस पर अटैक कर देगा। अभी दोनों एक ही जैसे हैं, तो कहीं भी मैं अटैक करा सकता हूँ इसका, CH3I, बाकी आपका ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह, तो ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3OH। क्या यदि मैंने एक्सेसिव HI यूज किया, क्या यदि मैंने एक्सेसिव HI यूज किया तो इससे भी HI रिएक्शन कर सकता है अगेन? और ऐसे केस में ये आपका बन जाएगा CH3I, ये भी CH3I बन गया, ये भी CH3I बन जाएगा यदि एक्सेसिव HI है तो। यदि मैं एक्सेसिव HI यूज कर रहा हूं तो दोनों ही केस में आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, आयोडीन। जैसे आपको ये दे दिया जाए, क्या इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर पाएंगे? नहीं, तो हमें केवल ऑक्सीजन और कार्बन वाले बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। फिर हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ऑक्सीजन और कार्बन वाला। तो ये आपको देगा प्रोडक्ट OH प्लस CH3I। क्या यदि मैं एक्सेसिव में HI ले लूं, इफ मैं एक्सेसिव HI यूज कर लूं, तो ये रिएक्शन कर पाएगा उसके साथ अगेन? ये फिर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो फाइनली आंसर आपके यही रहेंगे, चाहे 1 मोल है या एक्सेस है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाले। आइए सभी को रिएक्शन समझ लें। अच्छा, यदि मेरे पास HI, HBr और HCl है, तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिंग कौन होगा? जो H प्लस सबसे आसानी से डोनेट कर दे। HI, HBr और HCl में जो H प्लस सबसे आसानी से दे देगा वही आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिंग होगा। मतलब ऑर्डर में लिखूं तो ऑर्डर मेरे पास आएगा HI, HBr एंड देन HCl, ये ऑर्डर आएगा मेरे पास। ये प्रोडक्ट है, ये क्या है?
हाँ, सिंपल वन इक्विवेलेंट मानना है आपको, वन इक्विवेलेंट लेना है, एक्सेसिव नहीं लेना है। देखिए नंबर फर्स्ट, ये 3 डिग्री होगा आपका, यानी SN1 होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पहले का आंसर सभी का देख लो, ये आ रहा होगा। नंबर फर्स्ट आ रहा है सभी का ये आंसर। नंबर सेकंड में आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली यहीं से बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो CH3 CH2Br और फिनॉल। थ्री डिग्री है तो कार्बोकेटाइन बनाना है, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, कार्बोकेटाइन बनेगा तो आई इसके साथ ऐड होगा। लेकिन 1 और 2 डिग्री है तो लेस, जो लेस बल्कि है उस पर ऐड कराना है। 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो लेस बल्कि पर ऐड कराना है I- को, और 3 डिग्री है तो उस पर ऐड कराना है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर। अभी आप देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को, क्या इससे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबलाइज्ड होगा? तो आपको कार्बोकेटाइन SN1 को फॉलो करना है यहाँ पर। तो कार्बोकेटाइन बनाओ यहाँ पर, ये आपके पास आएगा PH2CH2I एंड CH3CH2OH, ये आंसर आएंगे इसके। यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काम करेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर काम करेगा। नंबर फोर्थ, क्या हो पाएगी रिएक्शन ये? ना तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ना ही बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स ऑन बोथ साइड। एंड द लास्ट वन, देखो अब बॉन्ड को, इस पे जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो हाईली स्टेबलाइज होगा, तो यहां से ब्रेक कर लो, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपके लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स। बताइए कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। बेटा सेकंड में यहां से ब्रेक नहीं कर सकते ना हम, तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है सेकंड के अंदर, ये तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। थर्ड के अंदर यहाँ पर कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज होगा, इसीलिए SN1 फॉलो करेगा ये। यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से, और इसीलिए ये SN1 फॉलो कर जाता है। फिर देखो ना, रेजोनेंस से CH2 लिंक है,
बेंजीन रिंग से CH2 रिंग। तो ये तो आपके पास सिंपल क्वेश्चंस है। कभी कभी देखो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देकर आपको बोल देगा दो कंडीशंस। एक तो बोलेगा कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HI, और एक बोलेगा आपसे हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI। ये दो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वन इक्विवेलेंट है HI का। जब ये हॉट होगा तो ये हाईली रिएक्टिंग होता है, और ऐसे में हम HI को एक्सेस में ले लेते हैं। यदि आपको हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दे दें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाईली रिएक्टिंग होता है, और इसका मतलब ये कि HI एक्सेस में है आपका। और जब ये कोल्ड होगा तो लेस रिएक्टिंग होगा, तो वन इक्विवेलेंट हमें लेना है। तो अब ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इक्विवेलेंट नहीं लिखकर ये दोनों टर्म्स दे दी जाती है। तो दोनों टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। हॉट एंड कंसंट्रेटेड दिया है तो हाईली रिएक्टिंग है, मतलब एक्सेस में है HI, और कोल्ड है तो वन इक्विवेलेंट हमें लेना है। क्लियर है बात सभी को ये? चलिए, तो ये हमने ईथर की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी। कुछ एक दो रिएक्शंस और है जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। नेक्स्ट टेस्ट में आपके पास ये भी आने वाला है चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर भी आएगा, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, दोनों चैप्टर आएंगे आपके नेक्स्ट टेस्ट में। अच्छा, 11 से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, 11 से एक काम करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर डाल देते हैं। तो 12th के आपके चैप्टर्स अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर, और 11 से आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम।